Hello everyone, good morning. I welcome you all to Work Smart UPSC. So आज है 31st ऑफ मई 2025। तो अभी हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं जिसमें कि हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसमें उस न्यूज़ के अंदर जो भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा वो यहाँ पर नोट्स की फॉर्म में दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा कि उसकी क्या रेलेवेंस है और क्या इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहली न्यूज़ यहाँ पर है दैट इज अबाउट व्हाट लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा शो। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी MOSPI जो हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने NSO के थ्रू लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा को रिलीज कर दिया है। सो इसके बारे में ही ये न्यूज़ है। चलिए इसमें आप इस न्यूज़ में आपके बारे में जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कि इस न्यूज़ में जो यूपीएससी सिलेबस है उससे रिलेटेड क्या इम्पोर्टेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टैटिक पोर्शन में आता है बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग जिसमें जीडीपी, जीबीए, रियल जीडीपी ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है एंड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज और इंडिकेटर्स ये भी यहाँ पर हैं एंड जीएसटी इकोनॉमी से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन टॉपिक से ये न्यूज़ रिलेट करती है एंड ऐसे में भी आपके ये काम आएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम अगर हम देखें तो इसको जैसे मैंने आपको अभी बताया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको NSO के थ्रू इसको जारी करता है। सो देखते हैं कि जीडीपी की इम्प्लीमेंटेशन में कौन-कौन से मैट्रिसेस यहाँ इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो पहला मैट्रिक है दैट इज़ जीडीपी दैट कैलकुलेट्स द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी। अब ये देखिए ये जीडीपी डिमांड साइड में कैसे कैलकुलेट करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेजर्स द एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा किया गया है। दिस इज़ द फॉर्मूला एज़ यू नो। So इसमें consumption, this is the consumption, this is the investment and this is the government expenditure। तो ये सारे expenditure को अगर जब हम काउंट करते हैं these are net imports। अगर हम डेफिसिट में होंगे तो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे। अभी मैं स्टैटिक्स में उतना डीप नहीं जाने वाला हूँ बट ये मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि इसमें जो जीडीपी है वो डिमांड साइड एक्सपेंडिचर के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं इंडिया में। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड इट डिनोट्स द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी। सो ये ऑल वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसर को कैलकुलेट करता है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी प्रोड्यूसर ने मान लीजिए कोई शर्ट बनाई है तो हम उसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जहाँ से कॉटन आया है दैट लेड टू प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ और उस क्लोथ से हमारी शर्ट बनी है। तो जो भी वैल्यू एडेड इन तीनों ने किया होगा वो जीवीए की फॉर्म में आएगा। सो दिस इज द डिफरेंस। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो जीडीपी है वो एक्सपेंडिचर के थ्रू हमारा कैलकुलेट करता है एंड जीवीए कैलकुलेट करता है वैल्यू एडेड के थ्रू। देखिए इनमें लिंकेज भी है। अगर हम इसमें टैक्सेस को ऐड कर देंगे और सब्सिडी को डिक्रीज कर देंगे जीडीपी में से सो दैट विल गिव अस जीवीए। सो ये आपका फॉर्मूला भी आ जाता है यहाँ पर देखिए सॉरी जीडीपी इक्वल्स टू जैसे मैंने आपको कहा जीवीए में से हमने टैक्सेस और सब्सिडीज को कम कर देना है। तो दिस इज द लिंकेज आई वाज टॉकिंग अबाउट। आगे चलते हैं। सो अभी इसमें न्यूज़ में ये बताया गया है कि दीज एस्टिमेट्स आर प्रोविजनल। अगर हम आज बता रहे हैं कि जीडीपी इतनी है तो ये प्रोविजनल है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी फाइनल हो चुकी है। तो ये क्यों प्रोविजनल है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एडवांस्ड एस्टिमेट्स आते हैं जैसे आप जानते हैं कि पहली बार फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चलता है, राइट। तो अप्रैल टू मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ऑलराइट। तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर जो है ये यहाँ अप्रैल टू मार्च चलता है। सो पहले जो एडवांस्ड एस्टिमेट्स होंगे वो जनवरी में आएंगे, सेकंड विल कम इन फरवरी एंड जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं जो कि इस न्यूज़ में आए हैं दीज विल कम इन द एंड ऑफ मई जो कि अभी आए हैं।
बट ये भी फाइनल एस्टिमेट्स नहीं है जीडीपी के। तो फाइनल एस्टिमेट्स हैं वो 2 साल के बाद रिलीज किए जाते हैं। क्यों रिलीज किए जाते हैं? ताकि हमारे पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा हो, मोर डेटा विल लीड टू मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स ऑफ द जीडीपी। तो इसीलिए 4 एडवांस एस्टिमेट्स के बाद फाइनल एस्टिमेट्स 2 साल के बाद आते हैं। तो अभी इसके फाइनल एस्टिमेट्स अभी नहीं आएंगे, 2 साल के बाद आएंगे। इसीलिए दीज एस्टिमेट्स आर प्रोविजनल। ये आपको समझने की जरूरत है कि जीडीपी के जो एस्टिमेट्स होते हैं दीज आर प्रोविजनल। अभी हम आगे चलेंगे। तो जो ये 24-25 के जो प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं, इनमें से जो टेक अवेज हैं हम उनको देख लेते हैं। सो अगर हम नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ देखें, सो ये 300 थ्री सॉरी 330.7 लाख करोड़ के ऊपर बढ़ी है। तो अगर हम ग्रोथ रेट को अगर देखेंगे तो दिस इज 9.8 एंड दिस इज द एनुअल ग्रोथ रेट। सो दिस इज 10.3 एंड 9.8। इसमें आपको जो मेन चीज मैं बताने की ट्राई करूंगा, these numbers are not important for you, this 330 lakh and this 188 lakh करोड़। मेन चीज आपको यहाँ पे ये समझनी है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में काफी ज्यादा कंट्रास्ट है। ये क्यों है? ग्रोथ रेट में भी फर्क है। ये इसलिए है बिकॉज real GDP it is adjusted for inflation and nominal GDP is not adjusted for inflation. फॉर एग्जाम्पल हमारी आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस तो पता होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये जो रियल जीडीपी होती है इसे जो हमारा बेस ईयर होता है उसके प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 2011 के प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो फॉर एग्जांपल 2 शर्ट्स बनी हैं और एक शर्ट का रेट 2011 में 100 रुपए था। सॉरी 100 रुपए था और 2011 में 2 शर्ट्स बनी थी। बट अगर अब हम 2025 में आ रहे हैं तो मान लिया 4 शर्ट्स बनी हैं और हम इसमें प्राइस को यही रखेंगे, सेम रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जीडीपी डबल हो गई। ऑलराइट, हमारी जीडीपी डबल हो गई क्योंकि 400 रुपए की हो गई है जीडीपी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हम जस्ट टेकिंग जस्ट वन पॉइंट। तो इसमें हमने जो प्राइस था उसको फिक्स रखा 100 रुपीज। बट यहाँ पे नॉमिनल में अगर हम जाएंगे तो जो शर्ट 2011 में 100 रुपए की थी वो 2025 में कम से कम 150 रुपए की हो गई होगी। अगर अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 और यहाँ पे 4, तो दिस विल बी एडजस्टेड टू द इन्फ्लेशन दिस थिंग। बट यहाँ पर ये हमें एक्यूरेट पिक्चर नहीं देगा। बट इसमें मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा कि जो रियल जीडीपी होती है इसको हम जब डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो इसको यूज किया जाता है, ना कि नॉमिनल जीडीपी को। और जो आप न्यूज में देखते हैं जीडीपी, दैट इज दिस वन, नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इसमें बेस ईयर लिया जाता है और बेस ईयर के प्राइसेस को कंसीडर किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी में करंट प्राइसेस के ऊपर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक चीज आप समझ लीजिएगा। अगर इसमें ज्यादा डीप में जाएंगे तो समझाने में काफी टाइम लग जाएगा। तो अभी ये करंट अफेयर्स की मतलब डेली न्यूज एनालिसिस की क्लास है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सेक्टोरल एनालिसिस अगर हम करें जीवीए की, ग्रॉस वैल्यू एडेड की हम सेक्टोरल एनालिसिस करें तो यहाँ पे दीज आर इन लाख करोड़। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर्विसेज का जीवीए सबसे ज्यादा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, दीज आर जस्ट नंबर्स, आप देख लीजिएगा। एंड दीज आर द एनुअल ग्रोथ रेट्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट इज लेस देन 4%, दिस इज पर ईयर, ओके। तो 14 से 25 11 सालों के बीच एवरेज ग्रोथ रेट कितना है, तो ये इनका एवरेज ग्रोथ रेट बताया गया है। सो सर्विसेज जो है दैट इज 6.54, ये काफी अच्छे तरीके से ग्रो किया है। और अगर हम 19 से 25 का सीएजीआर देखें, इन्होंने 2 इसमें मेट्रिक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें भी सर्विसेज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैन्युफैक्चरिंग ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। सो वी विल मूव अहेड। ये सिर्फ नंबर्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें, सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, दिस इज द की ड्राइवर ऑफ जीडीपी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो
19 के बाद इसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, आप यहाँ पे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग 5.34, 4.54, तो 19 के बाद ये बड़ी है कंपैरेटिवली। ठीक है, एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है दैट हैज रिमेन्ड स्टेबल बट मॉडेस्ट है, मतलब ठीक है। अगर हम आगे चलें, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ इन रियल और नॉमिनल जीडीपी के बीच में जो डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूड होती है, इट मे ओवरस्टेट ग्रोथ। अब ये अगर 150 रुपए की वो शर्ट हो जाती तो ये 600 रुपए दिखाता हमारे जीडीपी को, तो इट मस्ट हैव ओवरस्टेटेड द ग्रोथ, राइट। एंड रियल जीडीपी की अगर हम बात करें तो इट इज मोर एक्यूरेट, एक्चुअल इकोनॉमिक एक्सपेंशन को बताता है। एंड जो मैंने आपको वहां पर बताया कि इंटरनेशनल कंपैरिजन में भी हम इसी को यूज करते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि हम जब इंटरनेशनल कंपैरिजंस करते हैं तो रियल जीडीपी को ही हम कंसीडर करते हैं। सो इकोनॉमिक चैलेंजेस इसके बारे में बताए गए हैं। सो वीकनेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सो एंड डीपर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है अगर हमें हाई ग्रोथ को सस्टेन करना है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, दीज टू आर द प्रॉब्लम्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड इन योर मेन्स आंसर्स। सो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट, लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ। सो इस एक स्टडी कंडक्ट की गई है इन द सिटी ऑफ कलकत्ता। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ चीज़ें मेजर की हैं AQI से रिलेटेड। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से टॉक्सिसिटी भी मैटर करती है अगर हमें पॉल्यूशन को मेजर करना है, सिर्फ नंबर ही नहीं। तो जानते हैं इसके बारे में क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस। इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपकी प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज फोकस कीजिएगा। तो इसकी रेलेवेंस अगर हम देखें तो जीएस पेपर 3 में जो आपका पोल्यूशन वाला टॉपिक है एंड उसकी कंजर्वेशन, इसमें ये यूज हो सकता है। गवर्नेंस वाले में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये वाले आप देख लीजिएगा। प्रीलिम्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो कंसेप्ट्स ऑफ AQI यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। व्हाट इज PM 2.5, एक और होता है हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर 10, ऑलराइट। एंड इसके अलावा अगर जस्ट होल्ड ऑन, ऑलराइट, एंड ROS के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा एंड अदर एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो एक चीज होती है थ्रेशहोल्ड टॉक्सिसिटी लेवल, मतलब किसी एक लेवल से ऊपर अगर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, ये एक थ्रेशहोल्ड है मान लीजिएगा। तो अगर टॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी क्या होता है, प्रेवलेंस ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर, अगर हम एयर के कंटेक्स्ट में बात करें तो अगर उससे ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगी। सो देखिए यहाँ पर यही बताया गया है, PM 2.5 बिकम्स हार्मफुल जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन 70 ग्राम पर मीटर क्यूब से बढ़ जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, जस्ट होल्ड ऑन, ऑलराइट। सो अगर 70 से ऊपर ये बढ़ जाती है तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। बट बियॉन्ड दिस टॉक्सिसिटी रेजेस शार्पली, तो टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी शार्पली इंक्रीज करती है जब हमारा PM 2.5 70 से ऊपर चला जाता है। और अगर हम लिमिट्स की बात भी करें तो इसमें जो हमारा पॉल्यूशन के लेवल्स में भी 40 इज द लिमिट। ओके, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो क्यों टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। टॉक्सिसिटी क्यों इंक्रीज होती है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, जो कि मैं आपको थोड़ा टाइम लेके समझाना चाहूंगा। तो जैसे ही मान लीजिएगा आप लोग PM 2.5 को इनहेल करेंगे, तो जैसे ही इनहेल करेंगे these particles are bound to attack your cells, जो आपकी सेल्स को अटैक करते हैं। उसी के लिए ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो स्टार्ट होने पे क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इसको जानना बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को सिक्रीट करती है जो कि
ये जो एक्सेसिव PM 2.5 के पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर इनहेल होके आए हैं, उनको ये निगेट करने की कोशिश करती है। बट अगर मान लीजिए 70 से लेके ये 140 के बीच में पहुंच जाता है आपका PM का कंसंट्रेशन, तो उस समय पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ROS रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है। अब ये समझिएगा, जो ROS है ये हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता, बॉडी के सेल्स के लिए। इट इज मेंट टू टारगेट 2.5 PM 2.5 एंड अदर पॉल्यूटेंट्स, बट इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। सो इसीलिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीऑक्सीडेंट्स टू काउंटर दिस ROS। बट जब ये ROS बहुत ज्यादा हो जाएंगे सीक्रेट, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स उनको प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाता है एंड दैट इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, तो देयर फॉर्मेशन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एट हायर 2.5 कॉन्सेंट्रेशन। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि टॉक्सिसिटी बढ़ने के कारण हमारी डिफेंस मैकेनिज्म ओवरवेलम हो जाते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आर रिलीज्ड कॉजिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड सेलुलर डैमेज। उसकी वजह से सेलुलर डैमेज होगी। ओके, so let's move ahead. सो इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इस स्टडी की? देखिए, तो इसमें ये बताया गया है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसको कि हम एक क्राइटेरिया लेके चले हैं अपना एयर पॉल्यूशंस को मेजर करने में, और इसके जो पॉलिसीज भी बनाई जा रही हैं, दीज आर सेंटर्ड अराउंड AQI। तो इसमें सिर्फ कंसंट्रेशन पे ही ध्यान दिया गया है कि कंसंट्रेशन 70 है, 40 है या फिर 130 है। देखिए, टॉक्सिसिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑलराइट, टॉक्सिक भी है ये हमारे लिए। तो ये अंडर एस्टिमेट करता है हेल्थ रिस्क को, जहाँ पे पॉल्यूटेंट कंपोजिशन जो है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक टॉक्सिक हो सकती है इवन एट लोअर कंसंट्रेशंस आल्सो। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कैलकुलेटिंग AQI। एंड इसके बाद इन्होंने कहा है कि टॉक्सिसिटी बेस्ड स्टैंडर्ड्स को भी हम ये चेक कर सकते हैं कि हम सिर्फ PM 2.5 को ही मेजर ना करें, बल्कि अदर टॉक्सिसिटी मेजर को भी हम ध्यान में लें। और जहाँ पर बायोमास बर्निंग होती है, वहाँ पे स्पेशली हमें ध्यान देने की जरूरत है, जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं, which will lead to more release of ROS, antioxidants एंड उसकी वजह से सीवियर सेल डैमेज हो सकता है, जो कि आपने पीछे पढ़ा लास्ट स्लाइड में। ये जो इंडिया का PM 2.5 स्टैंडर्ड बताया गया है, सो एनुअल सेफ लिमिट इज 40, डेली 60, और हेल्थ इम्पैक्ट जो है ये 50 और 60 पे भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पॉल्यूटेंट कंपोजिशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर पॉल्यूटेंट ज्यादा टॉक्सिक है, सो हमारे यहाँ पे मैंने आपको यही तो बता रहा था मैं लास्ट स्लाइड में, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ROS ज्यादा रिलीज होंगे अगर ज्यादा टॉक्सिक होगा, दैट विल कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो इसकी रेलेवेंस क्या है? देखिए, रेलेवेंस यही है कि हमें रीडिफाइन करना होगा अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। हमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन को भी चेक करना होगा, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको ध्यान में देना होगा। यही चेक नहीं करना है कि 2.5 की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, बट व्हाट इज इंक्लूडेड इन दैट PM 2.5, whether it may be chemical। सो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। एंड सोर्स स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी पे भी ध्यान देना होगा, अगर बायोमास का है या व्हीकुलर एमिलेशंस हैं तो उनका ध्यान रखना होगा। अगर हम ऐसे करेंगे सो बेटर हेल्थ वार्निंग और इमरजेंसी रिस्पांस मेजर्स के ऊपर हम थोड़ा बेटर ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट इट। और अब हम नेक्स्ट मूव की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो ओके, सो ये हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका एक इंटरव्यू हुआ है। तो इसको हम इसीलिए कवर कर रहे हैं कि ही इज द मिनिस्टर, और अगर मिनिस्टर कुछ लोग कुछ बोलते हैं, सो दैट रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो कि हमारे लिए यहाँ पे देखिए, अगर GS पेपर 2 गवर्नेंस में, जैसे इसमें भारत नेट का जिक्र किया गया है, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। पोस्ट ऑफिस एक्ट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स along with the governance part of the syllabus for GS मेंस। ई गवर्नेंस की बात की गई है, एंड ये आप देख लीजिएगा यहाँ पर
की इम्पोर्टेंस क्या है, GS3 में इसकी इम्पोर्टेंस होगी। ओके, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क की बात की गई है एंड रूरल कनेक्टिविटी में कैसे होगा, एंड आप यहाँ पे इसमें ऐसे में भी इसमें जो कुछ चीज़ें दी गई हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द न्यूज़। तो न्यूज़ है कि पहली चीज़ जो यहाँ पे डिस्कस की गई है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड यूजेज। ये तो आप खुद ही देख रहे हैं कि जो इंटरनेट यूजर्स हैं बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सो यहाँ पे 250 मिलियन से 974 मिलियन से हो चुके हैं, मतलब 25 करोड़ से लेके लगभग 100 करोड़ के पास ये हो चुके हैं इन रिसेंट ईयर्स। ये 1 बिलियन यूजर्स क्रॉस हो जाएंगे दिसंबर तक हमारे 2025 में 100 करोड़ यूजर्स होने वाले हैं। सो ग्लोबली अगर हम देखें तो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट ग्लोबली। तो आपको कमेंट करना है कि विच कंट्री इज द फर्स्ट टेलीकॉम मार्केट ग्लोबली। काफ़ी इजी है आपके लिए, गेस भी कर सकते हैं आप। और डाटा प्राइसेस तो आप ये जानते ही हैं कि पहले कितना मुश्किल होता था। 1 GB डाटा भी काफ़ी महंगा होता था, बट दिस टाइम इट इज़ जस्ट 9 पर GB, सो इट इज़ द चीपेस्ट डाटा मार्केट इन द वर्ल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगर हम आगे चलें तो इसमें मिनिस्टर ने डिस्कस किया है भारत नेट प्रोजेक्ट को भी। आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने 7 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 7 लाख किलोमीटर का ले किया है और इसमें 2.2.14 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू कनेक्ट किया गया है। बट दिस इज क्लोज नाउ। अब भारत नेट 2 चल रहा है, सो उसके क्या एम्स हैं ये हमें जानना ज़रूरी है। तो इसका एम है कि जो भी बची हुई 2.64 लाख ग्राम पंचायत हैं उनको हमने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे दीज आर द टोटल विलेजेस। और ये जो स्कीम है भारत नेट 2, दिस इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रूरल कनेक्टिविटी ग्लोबली। ये ये पॉइंट आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट इज दिस एंड ये सेटअप कर रहे हैं सेंट्रल नेटवर्क ऑपरेटिंग हब फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो कि ये बिछाया जाएगा। यहाँ पे ये इंटरनेशनल इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे जिसकी थीम थी इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म एंड ये इसका एम्फेसिस था। एंड 1% डिजाइन लेड इंसेंटिव की R&D। ये तो चलो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए कि कहाँ पे आए थे और उसका क्या था, बट न्यूज़ में है तो एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आगे चलें तो यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस हुई है कि सैटेलाइट और फ्यूचर कनेक्टिविटी के लिए उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि स्टारलिंक जो कि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इलॉन मस्क का ये कंपनी है एंड इंडिया में भी जियो और एयरटेल ने इनके साथ करार किए हुए हैं फॉर देयर यूसेज। सो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन में भी हम आगे जा रहे हैं, बट मिनिस्टर का ये कहना है कि हमारा लॉन्ग टर्म फोकस इट इज ऑन टेरेस्ट्रियल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स पर भी है, क्योंकि स्केल और रिलायबिलिटी इसी में आएगी। दीज आर एक्सपेंसिव। अगर हम स्टारलिंक की सर्विसेज लेने जाएंगे करंटली तो दीज सर्विसेज कॉस्ट मोर देन 10,000 रुपीज अ मंथ। तो ये दीज आर नॉट स्केलेबल। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो ओपन रैन और 5G के बारे में तो आप जानते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर लेक्चर नहीं दिया जा सकता, बट इंडिया इज प्रमोटिंग दिस ओपन रैन एंड 5G टेक्नोलॉजीज। ओपन रैन सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँ तो सो दीज आर आपको पहले इसके मैं मतलब जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि अगर वैसे समझ नहीं आएगा आपको। तो दीज आर ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स। इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या फॉर एग्जांपल जियो के लिए होगा, एयरटेल के लिए होगा, तो दीज सिस्टम्स आर इंटरऑपरेबल बिटवीन ईच अदर। तो इनके जो सिग्नल के ट्रांसमीटर्स होंगे उनमें इंटरऑपरेबिलिटी होगी, मतलब जियो और एयरटेल आपस में मिलकर काम कर सकते हैं। इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव और इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा एक एक दूसरे के बीच में। तो दिस इज ओपन रैन, इंडिया इज प्रमोटिंग इट। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू नो। और इसमें इंडिजिनियस टेक की भी हम बात कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो हम प्रमोट करते हैं उसके बारे में, और हम रेजिलियंट डोमेस्टिक टेलीकॉम इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके,
लेट्स मूव अहेड। तो प्राइवेट सेक्टर की बात करें सो उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे 3 प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आप जानते हैं कौन? वन इज़ जियो, सेकंड इज़ एयरटेल एंड थर्ड इज़ वोडाफोन आइडिया। तो इसमें अभी आपको अगर करंट अफेयर्स आप देख रहे हैं सो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने इसमें 33% इक्विटी ली हुई है, 37,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज एक दिया था उन्होंने वोडाफोन आइडिया को, बिकॉज़ दे वर इन डायर नीड ऑफ मनी। बट उनसे ये पूछा गया कि आप इसको स्टेक बढ़ाना चाहेंगे? सो उन्होंने कहा कि कभी भी हम 49% से ऊपर स्टेक नहीं बढ़ाएँगे। वी विल नॉट बिकम द मेजॉरिटी पार्टनर इन वोडाफोन आइडिया। सो बीएसएनएल विल स्टे ओनली वन स्टेट ओन्ड कंपनी। लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो वोडाफोन आइडिया का केस चल रहा है एजीआर ड्यूज के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसमें कोई और रिवीजन नहीं कर सकते। उनको ये प्रॉब्लम से निकलना होगा एंड हमारा फोकस मार्केट कम्पिटिटिवनेस पर है। जितना हम कर सकते थे वी हैव डन। ओके। इसके बाद बात हुई है इंडिया पोस्ट के बारे में। सो ये आप देख लीजिए, ये जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आया था, इसकी वजह से क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो पहली बात तो इंडिया पोस्ट है, दैट हैज़ बिकम अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? तो इसमें सर्विसेज़ क्या दे रहे हैं? पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग्स बैंक भी अब हो चुका है एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि दिस इज अ पेमेंट बैंक। ओके, दिस इज अ पेमेंट बैंक, दिस इज नॉट अ स्मॉल फाइनेंस बैंक और अ रीजनल रूरल बैंक। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, तो इंडिया पोस्ट इज अ पेमेंट बैंक। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या ये कर सकते हैं क्या नहीं। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि पेमेंट बैंक्स कांट गिव लोन्स। डिपॉजिट से ले सकते हैं बट देयर इज अ लिमिट, सो प्लीज रीड अबाउट इट, दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर प्रीलिम्स। ओके। और लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है इसमें एंड ये काम कर रहे हैं डिजिटल एक्सेस कोड फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। जैसे आपको पता है कि इंडिया पोस्ट फार फ्लंग एरियाज तक काम करता है, सो दे वांट टू हैव अ डिजिटल एक्सेस कोड लाइब्रेरी फॉर ईच एंड एवरी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ आवर कंट्री। तो लेट्स मूव अहेड। कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं यहाँ पर। जैसे एक न्यूज़ है कि गोवा सीएम ने अनाउंस कर दिया है कि गोवा इज़ फुली लिटरेट स्टेट। सो फुली लिटरेट स्टेट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फुली लिटरेट स्टेट घोषित कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक क्राइटेरिया है कि अगर 95% से ज़्यादा लिटरेसी है किसी भी स्टेट में, then that state will become a fully literate state। तो इसी बेसिस पे गोवा की इस टाइम पे लिटरेसी रेट है 99.72। तो उन्होंने लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग खुद को फुली लिटरेट घोषित कर दिया है। सो दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू नीड टू नो कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ स्टेट टू अनाउंस इटसेल्फ एज फुली लिटरेट। सो दिस न्यूज़ वाज देयर। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ देखें, सो एआई एजेंट्स जो हैं वो इनवॉइसेस को प्रोसेस करेंगे इन्फोसिस में। सो अब यहाँ पे मैनुअल किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी इनवॉइस बनाने के लिए। एआई विल डू द जॉब। वो खुद ही इसमें डाटा एंटर करके इनवॉइसेस को निकाल देगा। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एआई की क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एआई इज टेकिंग अप द जॉब्स। अब यहाँ पर भी एआई ने कुछ जॉब्स को खत्म कर दिया है अगर हम कह दें तो। तो ये एक न्यूज़ है जिसके बारे में आपको पता, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। You don't need to know the company name in this case, okay? So ये कुछ है कि गवर्नमेंट मीट्स फिजिकल डेफिसिट टारगेट ऑफ 4.8। तो इसमें आपको पहली चीज तो फिजिकल डेफिसिट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है। दिस नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट कि किस साल में कितना हमने किया। ये जो ट्रेंड्स होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में आ जाते हैं। सो हर ईयर का आपको ये परसेंटेज पता रखना एक तो मुश्किल भी है एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल आल्सो। तो आपको सिर्फ ट्रेंड पता होना चाहिए कि किस ईयर में हम क्या कर रहे थे एंड इकोनॉमिक सर्वे डज दैट रियली वेल।
तो फिजिकल डेफिसिट का यहाँ पे बता दिया गया है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू, सिंपली यही है। बाकी कई टाइप के फिजिकल डेफिसिट होते हैं, यू नीड टू चेक दैट इन योर स्टैटिक नोट्स, प्लीज डू दैट। लेट्स मूव अहेड। तो इसके बाद अगर हम देखें तो जीडीपी ग्रोथ इज एट 6.5%। ये हम पिछली जो हमारी फर्स्ट न्यूज़ थी उसमें कवर कर चुके हैं कि आपको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सी मिनिस्ट्रीज को जारी करती हैं एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया, वन इज एक्सपेंडिचर, व्हाट वन इज वैल्यू एडेड। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना डेली न्यूज़ एनालिसिस। इसमें हर एक न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट थी, इसमें हम लोग वर्क स्मार्ट यूपीएससी का मतलब ही यही है कि हम वही आपको चीज़ बताएं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और बिना जो इम्पोर्टेंस की इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे ना दिया जाए। सो वी एंड आवर डेली न्यूज़ एनालिसिस हेयर, और थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर डेली एडिटोरियल एनालिसिस भी लेकर आएंगे। इसमें इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होंगे उनको एनालाइज किया जाएगा, और उसमें हम जो ऑथर है उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको चेंज नहीं करने वाले हैं। जो भी ऑथर कहना चाहता है वो हम उसी तरीके से बताएंगे, ताकि जो भी आपकी एनालिसिस है वो उस पे ही डिपेंड करे, हम उसमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डालने वाले। तो पूरी तरह से उसको ही इंटरप्रेट किया जाएगा और आपको बताया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, और नोट्स के अलावा उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। सो आई विल सी यू इन दैट नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।